गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 9th में चैप्टर 2 सिविक्स का, और आज का टॉपिक है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी क्या फिलोसफी है और इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार इसको हम देखते हैं। तो बताया गया है वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन द टर्न एंड न्यूट्रल्ड बाय इट। क्या कहा कि किसी प्रकार की वैल्यू के आधार पर हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हुआ है, वो इससे इंस्पायर होता है, इसके वैल्यूज से, इसके नैतिक मूल्यों से वो इंस्पायर होता है। एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और वह स्वतंत्रता संग्राम को गाइड करता है। एंड वर इन द टर्न न्यूट्रल्ड बाय इट, वो इसके द्वारा वो पोषित भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें झलक किसकी मिलती है, हमारे फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगल कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उस स्ट्रगल में उनकी मंशा क्या थी, उनका मानना क्या था, वो किस लिए आजादी चाहते थे, वो क्या भारत के साथ चाहते थे, वो किस प्रकार की न्याय चाहते थे, वो किस प्रकार के राइट्स चाहते थे। उन सभी राइट्स की बात या उन वैल्यूज को रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी में, कि उन सब चीजों के ऊपर या हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे थे या जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, उन सब चीजों को अगर हम शामिल नहीं करें तो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा सकता। तो वो सब चीजें क्या कर रही थी, इसको न्यूट्रिशंस दे रही थी, इसको पोषित कर रही थी, वो वैल्यूज जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिलो दिमाग में चल रही थी। मैं बात बताऊं आपको, महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं रहे, लेकिन वो जिस आजादी के लिए लड़ रहे थे या जिसके लिए वो अगुवाई कर रहे थे हिंदुस्तान की जनता की, तो उनके दिल दिमाग में भी क्या था कि मेरा एक ऐसा देश बने जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारे की भावना हो, जो धर्म निरपेक्ष हो, जिसमें किसी प्रकार के धर्म, जाति भाव, भेदभाव को लेकर कोई लड़ाई झगड़े ना हो। मेरा देश ऐसा देश हो जिसके अंदर राम राज्य हो, सब अमन चैन से निवास करें और अपने अपने न्यायिक अधिकारों की पालना के लिए उस देश की कल्पना करते थे। वह स्वच्छ हो, निर्मल हो, निराम्य हो, ऐसा मेरा देश हो। तो उनके विचारों को या उनकी फिलोसफी को भी हमने क्या किया, इसमें एडेड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो पोषित भावनाएं, वो लोगों की उपचारित भावनाएं जो उस कमेटी के सदस्य थे या ना थे, कोई मायने नहीं रखता। जिन टेक्स्ट में या जिन बुक्स में या जिन नॉवेल में हमें चीजें मिली जो अच्छी थी, उनको हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की है। फिर बताया दीज वैल्यूज आर एन अमेंडेड इन द एंड प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही वैल्यू, यही नैतिक आदर्श, यही मूल्य हमारी क्या कहलाई, संविधान के प्रियम्बल मतलब संविधान की प्रस्तावना कहलाए। प्यारे बच्चों, जैसे आप किसी प्रकार या किसी टॉपिक के ऊपर आप पैसेज लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी प्रस्तावना लिखते हैं, प्रियम्बल लिखते हैं। उस प्रियम्बल में आप लगभग उस निबंध में क्या लिखने जा रहे हैं या वो निबंध किसके बारे में लिखा जा रहा है, उसकी लगभग जो है झलक उसमें आप डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो उसकी झलक आपने प्रियम्बल में डाली, सेम एज लाइक हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हम क्या चाहते हैं, हम इस आजाद भारत में जब संविधान बना रहे हैं तो किस बात के लिए बना रहे हैं, हम किस प्रकार से संविधान बना रहे हैं, उसकी पूरी दृष्टिगोचर या पूरी झलक उसमें हमारे को देखने को मिलती है। देखो आगे क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। कोई भी दुनिया का संविधान जो है वह शुरू करता है स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, वह इसकी प्रारंभिक और आधारभूत वैल्यू या मूल्यों को आधार लेकर जो है संविधान बनाने की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही नैतिक मूल्य, यही बेसिक वैल्यू जो है संविधान की प्रस्तावना कहलाते हैं। मतलब किसी चीज का स्टार्टअप करने के पहले जो उसकी स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट हम उसमें डालने वाले हैं, उन सब के बारे में जो डिटेल बताती है वही डिटेल प्रियम्बल कहलाती है। अब आप देखें, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल्स एंड मोस्ट कॉन्स्टिट्यूट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव बीन चूजन ऑफ द बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद एन प्रियम्बल। क्या बताया है कि दुनिया के तमाम जो संविधान बने हैं, तमाम जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडीज बनी हुई हैं, उनके अंदर टेकिंग इंस्पिरेशन, वह इनसे
इंस्पायर होते हैं फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। जो अमेरिकन मॉडल जो है, यूएसए का जो मॉडल था, उसको देखकर इंस्पायर होते हैं, मतलब उससे अभिप्रेरित होकर, उससे वो इंस्पायर होके इस मॉडल को फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन एंड टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और मोस्ट कंट्री इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, उस समकालीन विश्व के अंदर जो मोस्ट कंट्री है, ज्यादातर देश हैं जिनमें संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उन्होंने अमेरिकन मॉडल को फॉलो किया। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसके अंदर प्रियम्बल लिखा है, प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना से उसकी शुरुआत करी। तो हमने भी अमेरिकन मॉडल को देखकर इसमें प्रियम्बल शब्द डाला, और इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्यारे बच्चों, जब प्रियम्बल इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये प्रियम्बल क्या भी कहलाई, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तमाम दुनिया की इंस्टीट्यूशन की, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हो सकती है, सोल हो सकती है, आत्मा हो सकती है। संविधान की आत्मा इसलिए कहा गया कि टोटल संविधान का जो दृष्टिगोचर चित्र जो होता है, इसकी झलक जो होती है, उसका जो कंटेंट जो होता है, वो कंटेंट हमें इस प्रियम्बल में देखने को मिलता है। इसलिए इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या संविधान की, भारतीय संविधान की, इसको आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारा का सारा हम इसमें देखते हैं, इसलिए इसको आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, उन्होंने प्रियम्बल लिखी है, प्रस्तावना उन्होंने भी लिखी है, तो वो वहां की संविधान की क्या कहलाएगी, आत्मा कहलाएगी, सोल कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन चीजों को हम देखकर, या किन किन फीचर्स के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया है हमारे संविधान में। तो देखिए आप, इसके शब्दों में कितनी जान है। वी द पीपल ऑफ इंडियन, हम भारत के लोग, ये शब्द इसमें लिखा, क्या मैं भारत का लोग या मैं भारत का व्यक्ति, मैं डालता तो उसमें मेरापन आ जाता। इसमें वी शब्द डालने का मतलब है कि हम संपूर्ण भारतीय जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, उन सभी सोसाइटियों के ऊपर या सभी लोगों के ऊपर ऊंच नीच की भावना को भेदभाव किए बिना हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा, हम भारत के लोग लिखा। जब हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है तो हमने फर्स्ट वर्ड लिखे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब बात करें सोवरेन्स। सोवरेन्स का मतलब होता है संप्रभुता, मतलब हम इसके अंदर किसी भी अन्य शक्ति या डिग्निटी या किसी मोनार्ची सिस्टम में राजा का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। जब संविधान बना ही रहे हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे यहाँ के कोई लोकल मोनार्ची सिस्टम में यहाँ के कोई रूलर हो, हम उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जनता का है, संप्रभुता रहेगी और संप्रभु सरकार बनेगी, जनता की, जनता के लिए जनता का संविधान बनेगा। इसलिए किसी भी डिग्निटी या पावर को इसके अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर बात करते हैं हम सोशलिस्ट, हम समाजवाद की बात करते हैं। मतलब समाजवाद का मतलब ये नहीं कि भाई अमीरों की संपत्ति छीन के गरीबों में बांट दो, ऐसा नहीं है। वह कार्ल मार्क्स का दर्शन बताता है। कार्ल मार्क्स हमें कहते हैं कि वाद प्रतिवाद और संवाद होता है जब पावरफुल डिग्निटी पूंजीपति लोग जो होते हैं, जब वो अपने हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, तो गरीब और मीडियम जो क्लास फैमिली है वो एक दिन सड़कों पे उतरते हैं, उसका प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद पूंजीपतियों की संपत्ति को छीन लेते हैं, उनकी फैक्ट्री कल कारखानों पे कब्जा कर लेते हैं, जमींदारों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, और जमींदारों को अगर वो हद से ज्यादा गुजरते हैं और अपने कमीनेपन पे आते हैं तो उनको मार भी डालते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सोशलिस्ट समाज की बात की गई है कि किसी भी प्रकार से किसी वर्ग विशेष को अगर ज्यादा दबाया जाएगा, उसका ज्यादा शोषण किया जाएगा, तो प्रोटेस्ट करके उग्र हो जाएगा और आंदोलन कर देगा, और इस प्रकार के आंदोलन के अंदर पूंजीपतियों की जान भी ली जा सकती है और उनकी संपत्ति छीनी भी जा सकती है। लेकिन हमने सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं डाला कि किसी पूंजीपति की संपत्ति छीन लो, क्योंकि उनको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, राइट टू इक्वलिटी की बात हमने करी। तो हमने प्रॉपर्टी का राइट दिया, संपत्ति का अधिकार हमने दिया कि किसी की संपत्ति को, कमजोर वर्ग की संपत्ति को हायर क्लास वाला ना छीन ले, या हायर क्लास की संपत्ति को कोई कमजोर वर्ग गुट बना के ना छीन ले। इसलिए हमने संपत्ति का अधिकार भी दिया। तो सोशलिस्ट का मतलब यह है कि समाज में सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, किसी के पास जाति, धर्म, वेशभूषा, खान पीन आदि को लेकर उस पर कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं किया जाए, या उसको स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया जाए। फिर हम बात कर रहे हैं सेक्युलर की। तो सेक्युलर कंट्री का हमने लिखा, हमारा देश सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है।
मतलब ये हुआ सेक्युलरिज्म का कि कोई किसी भी धर्म को माने, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ अगर वह किसी धर्म को फॉलो करता है तो संबंधित धर्म वाले, जिस धर्म से वो बिलोंग करता था, वो समुदाय उसको किसी एक्स या वाई धर्म को मानने से इनकार नहीं कर सकता। वो उसका राइट है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। और अच्छी बात क्या लिखी कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी राज्य या देश जो है किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रोटेस्ट करे या उस धर्म के खिलाफ कोई बात करे या किसी धर्म को इन्वेस्टमेंट करे या उसको इंक्रीजमेंट करे, ये भी अलाउ नहीं करता। मतलब कोई भी देश या राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता और किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता और ना ही किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता। मतलब देश या राज्य क्या होगा, सेक्युलर होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। वो उसे किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, वह एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा। अगर किसी राज्य में या देश में किसी पर्टिकुलर धर्म के ऊपर बात की जाएगी या उसकी शिक्षा भी बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरे धर्म वालों के साथ अन्याय होगा। इसलिए हमारे संविधान में बात लिखी गई है कि हमारा सेक्युलर कंट्री होगा और इसमें सभी धर्म निरपेक्ष लोग यहाँ पर रहेंगे। अगर हमें हमारे धर्म को मानने का राइट है तो किसी के धर्म को उसका अपमान करने का राइट हमें नहीं है। अगर हम हमारी ड्यूटी फॉलो नहीं करें तो हमारे पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर बात करी हमने डेमोक्रेटिक की। अब हम मोनार्ची सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम अब लोकतंत्र के अंदर जिएंगे, खुली सांस लेंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चुन के भेजेंगे, वो शासन संचालित करेगा। इसलिए ये डेमोक्रेटिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, लोकतांत्रिक देश तैयार हुआ, उस लोकतंत्र की हम पालना करेंगे। उसके बाद बात डाली हमने रिपब्लिक की कि हम रिपब्लिक के साथ काम करेंगे, हम गणतंत्र के रूप में काम करेंगे, जनता के तंत्र के रूप में हम बात करेंगे। और यहाँ पर राज्य और संघ सरकारों का एक अलग से विधान बनाया गया जिसमें राज्य सरकारों को कुछ अलग सब्जेक्ट दिए और स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग सब्जेक्ट दिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे जिनमें दोनों को उनको अधिकार दिया गया, इसलिए केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सब्जेक्ट में इनको डिवाइड किया, पावर का डिवाइडेशन किया और हम रिपब्लिकन सिस्टम के रूप में काम करेंगे। मतलब हम गणतंत्र रहेंगे और गणतंत्र के रूप में काम करेंगे। फिर बात करी हमने जस्टिस की। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहेंगे, सबके साथ न्याय की बात करेंगे, चाहे वो कितना ही गरीब हो चाहे कितना ही अमीर हो, हम न्याय के तराजू में उनको बराबर तोल लेंगे और इनके साथ हम जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिस की बात की गई, न्याय की बात की गई। अगर किसी भी पावरफुल डिग्निटी ने किसी कमजोर वर्ग को दबा दिया, उसको न्याय नहीं मिला तो फिर वो काय का लोकतंत्र, काय का संविधान। इसलिए हमने जस्टिस की बात करी। हाँ, तो अब हमने बात करी जस्टिस की, उसके बाद बात कर रहे हैं हम लिबर्टी की, क्योंकि लिबर्टी की हमने मांग करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि लिबर्टी बहुत जरूरी है कि बिना लिबर्टी के भी हमारा जीवन दुष्कर हो जाता है। इसलिए हर प्रकार की क्या चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए। तो लिबर्टी जैसे मान लो हमने प्रेस की आजादी मांगी कि हम कोई भी प्रेस नोट छाप सकते हैं, कोई भी हम बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, कहीं भी हम खड़े होकर 5, 10, 20 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, हमारे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, कहीं भी हम हिंदुस्तान में घूम फिर सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार की हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। तो हमने लिबर्टी की बात करी है। उसके अलावा हम बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की बात बहुत जरूरी है। अगर किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और वहां पर इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। समानता का मतलब यहाँ सेंस किससे मतलब है, यहाँ पर अवसर की समानता की बात करी है कि किसी प्रकार की अवसर की समानता सबको होनी चाहिए। उसके बाद कोई अनइक्वल हो जाए वो हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको जो अवसर मिले वो क्या मिले, इक्वल मिले और उसको समानता की क्या हो, अधिकार हो। जैसे हिंदू मुस्लिम के ऊपर में इक्वलिटी होनी चाहिए, महिला पुरुष में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, पुरुष वर्ग पढ़ता था, तो वहां अपॉर्चुनिटी की प्रधानता उनको नहीं मिलती थी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नौकरी पैसे में, चाहे वो टीचिंग लाइन की हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे और किसी पद की नौकरी हो, उसके अंदर उसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा पहले के टाइम में कि लेडीज ऑफिसर्स नहीं होती थी या लेडीज आर्मी में नहीं होती थी, लेडीज पुलिस में नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं पुरुष और महिलाएं दोनों पुलिस और आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब इक्वलिटी शब्द अगर नहीं लिखा होता तो शायद आज भी महिलाओं को जो है बराबर अधिकार नहीं मिलता। इसके अलावा बात करें तो
जैसे वोटिंग के समय की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन पॉलिसी के तहत हमने वोटिंग का राइट लेडीजों को नहीं दे रखा था। वोट का राइट केवल मध्यम वर्ग या कुलीन वर्ग को था। गरीब लोगों को और महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन इस इक्वलिटी के कारण आज महिलाओं को भी क्या है, बराबर का वोट करने का अधिकार है। तो वो भी अपने मत का उपयोग कर सकती हैं इस इक्वलिटी के तहत। या किसी प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी की बात हो या अन्य कोई बात हो तो वह अपनी समानता के साथ उस कानून का फायदा उठाकर अपना जीवन जी सकती है। इसके साथ हम बात करें फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारे की भावना। तो ये सब चीजें हमने लिखी, हम सब मिलकर वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब हम सब भारत के लोग हैं और हम सब एक परिवार की तरह हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम कर रहे हैं, हम रिपब्लिकन सिस्टम में काम कर रहे हैं, जस्टिफाई हमारे साथ हो रहा है, लिबर्टी हमें मिल रही है, इक्वलिटी हमें मिल रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रह रहे हैं, सेक्युलर हम है, सोशलिस्ट हम है, सोवरेन हम है। तो उन सभी कामों के साथ साथ हमारे अंदर स्वतंत्रता के साथ साथ इन बंधुत्व की बात भी होनी चाहिए कि अगर बंधुत्व भाईचारा नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, अमन चैन नहीं रहेगा तो ये सारी की सारी बातें हमारे लिए बेकार हो जाएंगी। इसलिए हमें फ्रेटर्निटी के साथ, बंधुत्व और भाईचारे के साथ रहना होगा और ये हम आज तक फॉलो करते आए हैं। अब आपने सोचा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या बात है जो आज तक ये विधिवत रूप से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई है। उसका सबसे बड़ा क्या हुआ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल दिए गए थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने डाल दी थी कि समय रहते अगर इनके अलावा भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो वो चीज और भी हम ऐड कर सकते हैं, या इनमें कोई चीज या कोई आर्टिकल लिखा गया उसमें समय के अनुसार कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत उसमें चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हमने समय समय पे चेंज करे हैं, आवश्यकता इसकी जननी है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, जैसे हमारी नीड थी, जिस प्रकार का हमारा समाज था, जिस प्रकार इसमें एक जनरेशन गैप आए, उन गैप के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। चेंज का मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अभी आपने देखा कि आर्टिकल 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर से, मुसलमानों में जो 3 तलाक का जो बिल था उसको हटा दिया। ये समय के साथ हमने इसमें अमेंडमेंट किए, चेंज किए। तो यही एक अच्छी इसकी ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके तहत ये आज तक अपना अस्तित्व बचाए रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाकी भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।